हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखें? पिछले वीडियो में देखें हम लोग एक से लेकर 51 तक क्वेश्चन किसका 2021 का पीवाईक्यू। ठीक है। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं 2022, 2023, 2024, 2025 का सबका पीवाईक्यू। यानी इसके साथ कितना कवर हो जाएगा? 5 साल का पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। इन टोटल 500 क्वेश्चन आपका रेडी हो जाएगा एमसीक्यू का। इसके बाद भी देखेंगे हम 2020 और 21 का देखेंगे, 19 का देखेंगे। आइए उससे पहले शुरू करते हैं, इसको कवर करते हैं। 52, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है? देखिए, अब कोई द्विघात समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका एक विवेचक होता है, यानी विवेकतर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला देखिए, पहला क्या होता है? पहला होता है यदि डी इक्वल टू 0 हो जाए तो जो इसके मूल होते हैं, मूल क्या होंगे? मूल समान होंगे। यानी दो मूल होंगे, दोनों बराबर होंगे, यानी समान मूल होंगे। दूसरा, यदि डी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो दो असमान मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे, यानी अलग अलग मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। क्या है? तीसरा क्या है? यदि डी लेस देन 0 हो जाए तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। और ऊपर वाला दोनों क्या है? दोनों वास्तविक मूल है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो यही तीन कंडीशन होता है और तीनों कंडीशन से चेक करके बताना होता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, प्रकृति इसमें क्या निकलता है। समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है। अब देखिए, यहां से पहले ए निकाल ले। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 7। तो डी निकाल लीजिए। डी क्या होगा जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी कितना है? बी -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4। ए कितना है? 2। सी कितना है? 7। तो क्या हो जाएगा ये? 36 माइनस 4 दूना 8, 8 सते 56। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 20, यानी लेस देन 0। जैसे ही डी लेस देन 0 हो तो क्या हो गया? तीसरा कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या, वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, अवास्तविक। इसका मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है, मतलब अवास्तविक मूल हो जाएगा। अवास्तविक संख्या के बारे में आपको, यानी मूल के बारे में आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, 11-12 पे पढ़ना है डिटेल में उसके बारे में। ये जो होता है ए प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में होता है, जो अवास्तविक मूल होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर, 53। 3θ = 90, तो cos थीटा पूछ रहा है, तो यहाँ घबराना नहीं है। देख के 3θ दिया है 90, तो 3 को ले जाकर उधर डिवाइड कर दिया, यहाँ से थीटा निकल जाएगा। तो 90 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, 3 से कट जाएगा 90। तो cos थीटा पूछ रहा है, तो थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए? 30 रख दीजिए। और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। देखिए 24, कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? ठीक है। आइए पहले लिखते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो कॉस कितना पे 0 होता है? तो कॉस 90 पे 0 होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरा? अल्फा प्लस बीटा मेरा आ गया 90 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है? साइन अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है। अब देखिए, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जहां अल्फा है इसमें, वहां 90 माइनस बीटा रख दीजिए। अल्फा इक्वल टू लिख देंगे 90 माइनस बीटा। अब माइनस बीटा तो एक है ही, तो यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो ये किस फॉर्म में आ गया? एक फॉर्मूला आपको याद होगा क्या? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, साइन 90 तो है, ये थीटा के जगह पे 2 बीटा है, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा यानी कॉस 2 बीटा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कॉस 2 बीटा, ऑप्शन डी आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। 55 समीकरण के हल हैं, दो समीकरण दिया हुआ इनके हल पूछ रहा है। तो क्या तरीका बताए हैं, a1/a2 निकाल लीजिए। देखिए क्या है, 1 यहाँ पे 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर b1/b2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे -1, तो 1/-1 सॉरी 1/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। जैसे ही दोनों बराबर नहीं आया, हमको आगे चेक करने का नीड नहीं है। जैसे ही दोनों बराबर नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों क्या हैं प्रतिच्छेदी हैं। लेकिन यह हल पूछ रहा है हमसे, ये नहीं पूछ रहा है, तो ये हमको नीड नहीं है, सॉरी इसका नीड नहीं था। यह हल पूछ रहा है, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे y प्लस में y माइनस में कट जाएगा, तो x प्लस x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 + 4 क्या आ जाएगा 18। 2 से काट देंगे 9 मरतबे x इक्वल टू 9। अब देखिए x इक्वल टू 9 कहाँ पे है, x इक्वल टू 2 है, नहीं होगा। x इक्वल टू 9 ठीक है, x इक्वल टू -2 ये भी नहीं होगा, x इक्वल टू 6 ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में x इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन सही जगह, y चेक करने का नीड नहीं है। फिर भी इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में हम x इक्वल टू 9 रखते हैं, तो 9 + y इक्वल टू 14। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 जाएगा घट जाएगा उधर, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। इसका नीड नहीं था, क्योंकि हमको लगा हल का नेचर पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेचर नहीं, डायरेक्ट हल नहीं पूछ रहा था। देखिए समरूप है त्रिभुज ABC और DEF, तो AB/D इक्वल टू BC/FD। तब पहले बना लेते हैं दोनों त्रिभुज, ABC क्या है DEF, DEF ठीक है। AB/DE, AB/DE ठीक है, इक्वल टू BC/FD, BC/FD, FD ई वाला BC/FD ठीक है। तब कौन सा एंगल इसमें बराबर होगा, आप ध्यान दीजिए। तो क्या होता है, संगत एंगल बराबर होता है। तो ये जो भुजा है AB का, इसका संगत कौन कौन होगा, ये इसमें से संगत भुजा कौन है DE है। तो ई वाला एंगल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी C इक्वल टू F होगा। तो CF है नहीं दिया हुआ है। अब दूसरा भुजा देखते हैं, कौन है BC। तो BC का संगत एंगल कौन है, ई वाला है। अब BC का संगत भुजा कौन है DF है, तो इसका संगत एंगल कौन हो जाएगा E हो जाएगा, यानी A इक्वल टू E। AE दिया हुआ है, AE भी नहीं है। अब देखिए बच गया तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा ये समरूप है, तो तीनों एंगल क्या होता है संगत कोण बराबर होगा, यानी B इक्वल टू D। कौन सा है B इक्वल टू D, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको समझाने का हम कोशिश करेंगे। 57 में दिया है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD इक्वल टू 2/4, AE इतना है और EC इतना है। तो AB पूछ रहा है, ठीक है। आइए पहले ABC त्रिभुज बना लेते हैं। ये बी DE पैरेलल BC है, मतलब D ऐसे होगा, DE पैरेलल BC है। AD दिया हुआ है, AD कितना दिया हुआ है 2.4, यानी E वाला पार्ट दिया हुआ है 2.4। AE दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3.2, और क्या दिया हुआ है EC दिया हुआ है, EC कितना दिया हुआ है 4.8। तो AB पूछ रहा है, तो AB क्या बोले रेशियो बराबर हो जाता है। जैसे ही कंडीशन होता है पैरेलल हो गया किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा ने डी पैरेलल हो जाए तीसरी भुजा ने BC के, तो एक कंडीशन होता है, क्या आता है AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू होता है AE डिवाइड बाई EC। मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होता है बराबर हो जाता है। तो AD कितना है 2.4 और DB तो हमको निकालना है। AE दिया हुआ है 3.2 और EC दिया हुआ है 4.8।
कितना गया, 16 से कटेगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, कितना आ गया 2/3। तो डीबी चल जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2/3 इंटू डीबी। फिर क्या हो जाएगा इधर 2.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इक्वल टू डीबी हो जाएगा। 2 से काट देंगे 1.2 मरतबे, तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36 यानी 3.6 क्या आ गया डीबी आ गया। क्या ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए बी, तो ए बी क्या है ए डी प्लस डी बी, यही तो है ना, ए डी प्लस डी बी, दोनों को जोड़ देंगे। ए डी कितना है 2.4, डी बी तो अभी है 3.6, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 58 देखिए, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ई है, पीई हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो पीई लेस देन जीरो, तो हमेशा हम जानते हैं कोई भी प्रायिकता है तो हमेशा वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, और वन के बराबर होगा या वन से छोटा होगा, नहीं जीरो और वन के बीच में लाई करता है। तो क्या है पी कहता है लेस देन जीरो है तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेटर देन वन बिल्कुल नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में बिल्कुल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी ही है 0 से 1, वही यहाँ बताया है यहाँ पे। तो ये कंडीशन होता है, इसको याद रखना है। 59 का मान क्या होगा, तो 60/30 सब आपको मालूम है, जैसे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या होता है sin 30 कितना होगा sin 60 √3/2, cos 30 √3/2 प्लस cos 60 1/2, sin 30 1/2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लेंगे 4, 3 + 1 4/4 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। 60 देख लीजिए, बिंदु P की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक्स अक्ष से उतना ही दूरी होगी जितना क्या होगा y निर्देशांक होगा इसका, ठीक है, कितना है 6, तो 6 इकाई कौन सा ऑप्शन बी। ऐसे ड्रॉ करके हम देख लेते हैं, आइए ये x है y है, p कितना है 5 6, यानी x में 5 है y में 6 है, तो दोनों को मिलाते हैं, ये क्या होता है यही बिंदु P है। P क्या हो गया 5,6। अब देखिए बिंदु P की दूरी क्या होगा, बिंदु P की दूरी यही होगा, यानी ई दूरी होगा, यही दूरी होगा, ये दूरी दूरी कितना है 6 है, यहाँ देख लीजिए सब बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा P की दूरी x एक्सिस से। और सिमिलरली y एक्सिस से कितना हो जाएगा, y एक्सिस से ई वाला डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना है x है यानी 5 है, तो y के लिए 5 हो जाएगा। संख्या है क्या है, ये देखते हैं क्या है 3.24636363, इसको हम क्या लिख सकते हैं 636363 24636363, इसको क्या लिख सकते हैं 3.24, यानी 63 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया इस संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो आवर्ती चाहे अशांत हो, अशांत में क्या हो, अशांत में यदि कोई रिपीट कर रहा हो कुछ पैटर्न कुछ पार्ट उसका कुछ डिजिट के बाद रिपीट हो रहा हो तो क्या होता है परिमेय संख्या होता है। यदि रिपीट नहीं हो कुछ रैंडम आते रहे तब जाके वो दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या का होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है परिमेय संख्या का है, प्रकृत तो होगा नहीं, प्रकृत क्या होता है हमेशा 1 2 3 में होता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है तो बिल्कुल नहीं होगा, अपरिमेय तो है नहीं, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो अब जानते हैं, बताया कंसेप्ट को बहुत बहुत बार बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। p/q क्या एक परिमेय संख्या है। पहला, यदि q को हम लिख दिए 2m और 5n के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। दूसरा, यदि q यानी जो हर है p/q का, q को हम नहीं लिख पाए यानी q बराबर नहीं आया 2m और 5n के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है, यानी अशांत आवृत्ति में आता है। आइए अब देखते हैं 105, 105 में q क्या है 105 है, पहला में q इक्वल टू क्या है 105 है, तो q 105 का गुणनखंड निकालते हैं, 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 का आ गया ही,
ई आ गया 5 × 3 × 7, बिल्कुल इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में? 2m और 5n के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो गया? इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत होगा। ये हो गया। अब बी देखिए, बी का क्यू क्या है? 210 है। तो 210 को हम क्या लिख सकते हैं? आइए भाग देकर देखते हैं। 210 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 105। अब 5 से लगेगा, 5 × 10, 5 एकम 5, 3 से लगेगा, 3 × 21। क्या हो गया? ये 2 × 5 × 3 × 7। देखिए 2 5 तो है, लेकिन 3 7 एक्स्ट्रा आ गया, तो हमको एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 2m और 5n के फॉर्म में नहीं आया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब सी देख लेते हैं, क्या है सी में? Q = 88 है, नहीं ना है Q 88। अब इनका भी देख लेते हैं क्या आता है। तो 88 को भाग देंगे 2 से, क्या आ जाएगा? 44। 2 से भाग देंगे 2 2, 2 से भाग देंगे 1 1, क्या आ गया? 2 की पावर 3 × 11, क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 11 आ गया, तो ये भी 2n, अब 5n के फॉर्म में नहीं आया, तो क्या हो जाएगा? ये भी अशांत आवर्ती हो जाएगा। 3 को चेक करने के बाद हमको मालूम चला था आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी 160 का हम निकाल के देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। देखिए 160 डिवाइड 2 यानी 0। 2 से देंगे 40, 2 से देंगे 20, 2 से देंगे 10, 2 से देंगे 5। तो जो डी का जो क्यू है यानी 160, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 5, 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 1, इस किस में आ गया? 2n और 5n के फॉर्म में आया, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट जो है, आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव इस पर बनना ही है। 63 देख लीजिए, संख्याएं का मौसक क्या होगा? जब तो जो संख्या सबसे छोटी है उससे भाग दे दीजिए किस में? बड़ी संख्या में। कितना मरतबा लगेगा? एक मरतबे 144। क्या हो जाएगा? 12 में 4 जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 2 मरतबे लग जाएगा, माई मिस्टेक। कितना मरतबे? 2 मरतबे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2, तो कितना हो जाएगा? ये 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 8 जाएगा 1, 372। 12 में से 8 जाएगा 4, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 16 में से 8 जाएगा 8, यानी 84। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कटा नहीं, 144 यहाँ पे आ जाएगा। 8 दूना 16, 1 मरतबे लगेगा 84, 0 6, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही भाग देते हैं, बताए हैं आपको हम। 1 60 मरतबे के क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 24, फिर 60 यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे 2 मरतबे लगेगा, 24 दूना 48, क्या आ जाएगा? यहाँ पे 12, फिर 24 लगेगा, 12 दूना 24, कट जाएगा। जिससे कटा वही क्या होता है मेरा? वही मेरा HCF होता है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF मेरा 12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। या इसका दोनों का गुणनखंड निकाल के भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा इजी लगता है। 64, अल्फा बीटा गामा बहुपद के शून्यक होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या है? ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद क्या होता है? C/A, और तीनों गुणनफल कितना हो जाता है? अल्फा इंटू बीटा हो जाता है -D/A। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A। आई थिंक -B/A ही होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन दो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? सही है। तो C/A ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
65। यदि बहुपद का एक शून्यक 3 हो तो के का मान क्या होगा? जैसे ही बहुपद दिया है, ठीक है, बहुपद कितना है का एक शून्यक x इक्वल टू क्या है 3 है, तो x इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा? बहुपद 0 हो जाएगा। यानी P3 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद 0 हो जाएगा। तो जहां जाए x है वहां 3 रख दीजिए, 2x² यानी 3 का स्क्वायर प्लस x यानी 3 प्लस k इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ से? 3×3 = 9, 18, 18×3 = 21 यानी 21 प्लस के इक्वल टू 0। तो के क्या आ जाएगा? के इक्वल टू आ गया -21। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। 66 देखिए, बहुपद के शून्यक इतना होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? त्रिघात बहुपद में तीनों जो शून्यक होता है उसका गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? -d/a। तो डी क्या है यहाँ पे? देखिए डी इसको बोलते हैं, ए कौन है यहाँ पे? 4 है, तो क्या हो जाएगा? -7/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए 67। दो इक्वेशन दिए, उनके कितने हल है, मतलब क्या तरीका है? सेम तरीका, a1/a2 निकालिए। a1/a2 कितना है? a1 यहाँ पे 2, a2 कितना है? 6, यानी 2/6 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। b1/b2 निकालिए। b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 5, यानी 3/5। c1/c2 निकालिए। c1 क्या है? -7, 7 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 11 इस साइड आएगा तो -11 हो जाएगा, यानी -7 बाई माइनस, सॉरी, जैसे ही यहाँ पे दूसरा ही बराबर नहीं आया, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मैं तीसरा चेक करने का नीड नहीं है। यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका एक हल है, यानी प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है? एक हल है, यानी यूनिक हल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कोई हल नहीं, अद्वितीय हल है। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। तो अद्वितीय मतलब क्या? कोई दूसरा हल इसका नहीं है। 68, रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो तो इनके आलेख होंगे। क्या होंगे? असंगत मतलब कोई संगति इसमें नहीं है। संगति मतलब कहीं लोग मिल नहीं रहा है एक दूसरे से, तो मतलब क्या हो गया? ये हो जाएंगे संपाती नहीं होंगे, समांतर रेखा हो जाएंगे। जब भी रेखाएं समांतर होती है तो क्या होती है? ये असंगत होता है, इनमें कोई संगति नहीं होता है। तो याद रखिएगा, समांतर रेखाएं क्या होती है? असंगत होती है। लेकिन संगत रेखाएं क्या होती है? जब कोई रेखा प्रतिच्छेदी हो जाए या दोनों रेखा एक ही पे हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दोनों कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? इसको संगत रेखा युग्म बोलते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों संगत हो जाएगा। अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल असंगत होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही लग रहा है यहाँ पे? असंगत। तो जब भी रैखिक असंगत होते हैं तो क्या होते हैं? समांतर रेखा होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती क्या हो जाएंगे? संपाती मतलब वही एक ही रेखा पर दूसरा रेखा, ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं संगत हो जाते हैं दोनों। 69, रैखिक समीकरण युग्म का हल है। क्या हल है? तो हल निकालना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? पहला इक्वेशन में 2 से गुना कर दीजिए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। पहला में 2 से गुना कर देना, तो क्या हो जाएगा? 2x - 4y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख दे रहे हैं, तो क्या है? 3x + 4y इक्वल टू क्या है? 20 है। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20। 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, तो x कितना आ गया? 4 आ गया। अब पहला इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x इक्वल टू आपका y आ जाएगा। पहला में पुट करेंगे, पहला इक्वेशन में x इक्वल टू 4, यानी 4 - 2y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 4 2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 70, 65, 117 का मौसा इतना है के रूप में हो तो एम का मान क्या होगा? देखिए, अब क्या करेंगे? दोनों का मौसा निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 65 डिवाइड बाई 117, 1 मरतब है, तो 65 क्या आ जाएगा? 2 5, फिर 65 यहाँ आ जाएगा। 52 से 1 मरतब है, क्या कट जाएगा? 3 1 13 आ जाएगा। 52 यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 13 चौका 52, यानी कट जाएगा। तो क्या यहाँ पे आ गया?
13 मेरा HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया? 13 आ गया। अब देखिए, तो ये क्या है? ये मौसत दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। HCF दिया कितना है? HCF दिया हुआ है 65m-117। HCF मेरा कितना आया? 13 आया। तो यहाँ HCF जब 13 लिख देंगे तो 65m-117, तो 117 आके इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 3 10 का सोना हाथ में एक, एक एक दो एक तीन, यानी 130 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65m। 65 से 2 मरतबे कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ गया? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 71। द्विघात समीकरण का एक मूल 2 है तो अल्फा कितना होगा? और द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल दिया नहीं, एक्स इक्वल टू दिया हुआ, तो एक्स का वैल्यू जैसे ही 2 रखने दी कितना हो जाएगा? एलएचएस। एलएचएस मेरा 0 हो जाएगा। तो एलएचएस कितना है मेरा? 2x² प्लस ax+6, यही है। ये कितना हो जाएगा ये? तो ऐसे ना करके अब जस्ट 0 है ही, डायरेक्ट इसमें पुट कर दिए समीकरण में, क्या? x इक्वल टू 2 पुट कर दिए, यानी 2x², यानी 2 का स्क्वायर, प्लस a इंटू एक्स, तो x कितना है? 2 है, प्लस 6 इक्वल टू 0 तो है ही। 2 दूना 4 दूना 8, 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी 14 प्लस 2a इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है? 14 जाएगा उस साइड तो माइनस में हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? -14। यहाँ से a निकाल लेंगे, -14 डिवाइड बाई 2, एक -7, तो ये कितना आ गया? -7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मेरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। 72 देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूल वास्तविक और बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। बताए हैं आपको, वास्तविक और बराबर होने के लिए जो विवेचक होता है क्या होता है? हमेशा 0 होना चाहिए। जो मूल होता है क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, ये कितना है? यहाँ पे ये 1 है। अब b कितना है? b है 2k+2, 2 इंटू k+2, यही है। c कितना है? 9k है, 9k। तो जस्ट वैल्यू रख दीजिए, तो b कितना है? 2 इंटू k+2 का होल स्क्वायर -4, a कितना है? 1, c कितना है? 9k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या, जस्ट इसको अब स्क्वायर को तोड़िए तो क्या हो जाएगा? 4 और k+2 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ रहे हैं, यानी k², a प्लस बी का होल स्क्वायर है k², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab यानी 4k, यही होगा। -9 चौका 36k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब 4 से गुना करेंगे तो 4² प्लस क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 और 4 चौका 16 के -36k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4k² और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा यहाँ से 36k और 16 के घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा -20k प्लस क्या हो जाएगा? 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? k² - 5k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यह उधर 0 हो जाएगा। तो क्या बच गया मेरा? k² - 5k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या गुणनखंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? k² - 4k -k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? k - 4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा k - 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? k - 1 इंटू k - 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसको 0 करेंगे तो 1, इसको 0 करेंगे तो 4, यानी k आ गया 14। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 14, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। वास्तविक और बराबर मूल के लिए ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। 73 समीकरण के मूल निम्नलिखित में कौन है? तो क्या कीजिएगा? इसको मूल निकालिए। आइए देखते हैं क्या है। x² - 2x, ये 1 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होगा तो कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये 0 होता तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 0, 2। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। 74 देखिए,
दिया हुआ है को पूर्ण वर्ग होने के लिए q का मान निम्नलिखित में कौन होगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाते हैं इनको, आइए देखते हैं। यानी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। यानी एक्स स्क्वायर प्लस पूर्ण वर्ग होने के लिए। ओके, यानी पहले टू ए बी होता है, तो टू ए तो ये क्या है, एगो एक्स ही होगा, बी को मान लेते हैं क्या 1/2, तो कट के क्या हो जाएगा p/2, तो कट के क्या आ जाएगा एक्स पी आ जाएगा। तो प्लस क्या लिख देंगे, क्यू तो रहेगा ही। आई क्या चाहिए हमको, यहाँ चाहिए हमको प्लस p/2 का होल स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, माइनस p/2 का होल स्क्वायर, तो ये कट के क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, और क्यू तो मेरा रहेगा ही, तो क्या कर देंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हमको आ जाएगा एक्स प्लस p/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्यू माइनस p²/4 इक्वल टू जीरो। तो परफेक्ट स्क्वायर यानी केवल हमको ई वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो क्यू कितना होना चाहिए, तो क्यू ई जस्ट इसके बराबर होना चाहिए। जैसे ही क्यू मेरा p²/4 होगा तो क्या हो जाएगा, ई वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये परफेक्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में हो जाएगा, यानी पूर्ण पूर्ण वर्ग में आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए, p²4 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। जैसे ही किसका 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमको मिल जाएगा x प्लस p/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी सही है आंसर है इसका। अच्छा क्वेश्चन है 75, समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सार्वंतर निकालने के लिए क्या कर देंगे, 2.1 माइनस 1.8 क्या आ जाएगा 0.3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ज्यादा कुछ चेक करने का इसमें नीड भी नहीं है। 76, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा, यहाँ से एगो d निकाल लीजिए, यहाँ से एगो d निकाल लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा बराबर होता है। सार्वंतर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी 5x+1 माइनस 2x+3 क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा 3x+1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। अब d2 निकाल लेते हैं, यानी 6x+3 माइनस 5x+1, 5x+1, 6 में से 5 घटेगा तो 1x बच जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो +2 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए d1 इक्वल टू dt होना चाहिए। ठीक है, तो d1 कितना है 3x-2, d2 कितना आया x+2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होगा, ये x आके इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2x-2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2x-2 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, नहीं 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 काट देंगे, 2 मरतबे, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन में ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 77, समांतर श्रेणी का 8वां पद क्या होगा, यानी एन इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी nवां पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे ही हम एन इक्वल टू 8 रखेंगे, तो जहां जहां एन है वहां 8 रख दीजिए, यानी ए प्लस 8-1 इंटू डी क्या हो जाएगा a+7d। अब देखिए यहाँ से a कितना निकल जाएगा, a इक्वल टू निकल जाएगा 117, और d इक्वल टू क्या निकल जाएगा 104 माइनस 117 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये -13 यही आएगा। तो a आ जाएगा मेरा 117 प्लस 7 इंटू -13, यानी 117 माइनस 91, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 636, 11 में से 9 सॉरी 2 हो गया, यानी 26। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 78, कि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा।
ये देख लेते हैं। एन दिया हुआ है तो इसका A1 निकाल लेते हैं। तो A1 कितना हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 2n+1। तो जस्ट n की जगह पे 1 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 क्या आ गया 2। A2 क्या आ जाएगा 2n+1 है तो 2 × 2 + 1 यानी 5 आ गया। अब A3 निकाल लीजिए क्या आ जाएगा 2 × 3 + 1 कितना आ जाएगा 7। जोड़ दीजिए 2 5 7 7 14 कितना आ जाएगा प्रथम तीन पदों का योग 3 6 7 5 12 2 14। तो कौन ऑप्शन है, समांतर श्रेणी का नौ पद इतना है 2n+1 यानी 2 1 होगा ये, सॉरी 2 × 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 5 3 8 7 15 8 15 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है 15। क्या हो जाएगा A1 + A2 + A3 कितना हो जाएगा तीन पदों का योग 15 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए है 79। यदि बिंदु और इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो ये का मान क्या होगा, तो बताएं बहुत बार आपको, इसमें ये बताए हैं। आइए ये बिंदु ए है और ए क्या है -6 5 और बी क्या है -2 3 और पी दिया हुआ है क्या a/2 यानी अल्फा ही है तो ये मान लेते हैं क्या दिक्कत है 4। तो हम कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु a/2 4 है। कैसे निकालते हैं, दोनों के x को जोड़ दीजिए यानी e वाला और a वाला -6 -2 / 2 y जोड़ दीजिए 5 3 और 2 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -8/2 -4 5 3 8/4 4। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा तो a/2 इससे इक्वेट कर देंगे क्योंकि x वाला है और y वाला इससे इक्वेट कर देंगे तो 4 4 तो आ ही गया। तो जस्ट x निर्देशांक यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं हम बराबर कर दे रहे हैं। तो x निर्देशांक क्या है a/2 = -4 तो a = कितना आ जाएगा -8 दो जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा 80। देखिए ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी का शीर्ष है तो इसका केंद्रक क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत बार बता चुके हैं। क्या तरीका होता है केंद्रक निकालने का, जब किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया हुआ है तीनों शीर्ष के तो क्या करते हैं एक तीनों को जोड़ देंगे, एक निर्देशांक यानी -1 5 -4 जोड़ देंगे, -1 + 5 -4 जोड़ को 3 से भाग दे देंगे, फिर y को जोड़ देंगे यानी 4 2 + -15 यानी 4 2 + -15 /3 क्या हो जाएगा ये देखिए 4 1 5 + 5 ये हो जाएगा 0। ये देखिए क्या हो जाएगा 4 2 6 -15 कितना हो जाएगा -9 9/3 -3 0 -3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा 81। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स अक्ष बिंदुओं। अब देखिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है, इसको P मान लेते हैं, तो उसका क्या होता है एक्स अक्ष पे है तो कुछ उसका डिस्टेंस होगा लेकिन y उसका हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो आइए इसको हम बना लेते हैं, मान लेते हैं क्या है मेरा P है, क्या हो जाएगा x, 0 और बी ए है, ए क्या है मेरा 2 -3 और बी क्या है मेरा 5 6। मान लेते हैं क्या है m/n में विभाजित करता है, ठीक है। तो क्या तरीका फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है pxy निकालेंगे, इसका px0 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइड बाई m1 m+n या m1 m2 लिख दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे आपके ऊपर है, m1 + m2 ठीक है, यानी m1 + m2। क्या करें यहाँ यहाँ 1 है तो यहाँ आपको बताए हुए हैं कि याद कैसे करते हैं इसको, यदि आप पढ़े होइएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे m2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे m1 रखेंगे। उसी तरह से यहाँ क्या y1 + y2 डिवाइड बाई m1 + m2 इसमें भी होता है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ m2 से करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ m1 से करेंगे। ओके देखिए अब क्या हो जाएगा
पी एक्स कॉमा 0। अब ध्यान दीजिए, हमको यहाँ से क्या करेंगे, हमको यहाँ x वाला नहीं, हमको y वाला निर्देशांक खाली बराबर करना है। क्यों? क्योंकि y वाला 0 है। तो क्या कर देंगे, यहाँ से e और e क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों दोनों क्या है, y निर्देशांक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 0 इक्वल टू m2 इंटू y1 क्या है यहाँ पे देखिए -3, तो -3 प्लस m1 इंटू y2 क्या है, y2 देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे सारा जीरो में, तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3m2 तो क्या करेंगे, 3m2 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 3m2 इक्वल टू हो जाएगा 6m1। और 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा m2 इक्वल टू 2m1। और 2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, m2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m1/m2। तो क्या आ गया 1:2। कौन सा आंसर सही है, आंसर सी मेरा आ रहा है। तो इसी रेशियो में काट रहा है, कैसे, 1 और 2 के रेशियो में। ठीक है, 82 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में रेखा खंड पी क्यू बी सी के समांतर इस प्रकार है कि ए पी इक्वल टू एक्स, बी पी इक्वल टू 4, ए क्यू इक्वल टू इतना, क्यू सी इक्वल टू एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। क्या दिया, रेखाखंड पी क्यू बी सी के समांतर है, तो बी सी के समांतर यही होगा, क्या हो गया पी क्यू। अब जैसे ही समांतर हुआ तो एक रेशियो बराबर होता है, वो जानते हैं क्या, ये प्रमेय ही है, त्रिभुज का पहला प्रमेय, इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो के बराबर होता है। आइए हम लिख देते हैं इसको, क्या हो जाता है, ए पी डिवाइड बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी। और क्या करेंगे, जस्ट उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए पी कितना है, एक्स बाई पी बी कितना है 4 इक्वल टू ए क्यू कितना है 14, क्यू सी कितना है 7, यहीं से आ जाएगा। अब कट जाएगा, 7 दूना 14 और 4 डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब 2 बच्चा है तो 2 गुना 4 इक्वल टू 8। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। 83, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये कंसेप्ट लिखा देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज 2 क्या होता है, इनके संगत भुजा, यानी संगत भुजा पहला का संगत भुजा 1 डिवाइड बाई संगत भुजा 2 का होल स्क्वायर। और साथ साथ ये भी होता है संगत माध्यिका, संगत माध्यिका 1 डिवाइड बाई संगत माध्यिका 2 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन होता है, आपको याद रखना है ये फार्मूला। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो इसका ये वाला कंडीशन हो जाता है। तो क्या दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 25/49। तो 25/49 हमको क्या निकालना है, माध्यिकाओं का अनुपात। तो माध्यिका को m1/m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो m1/m2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आके इधर रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25/49 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1/m2। तो यहाँ से m1 m2 कितना आ जाएगा, 25 से बाहर आएगा 5, 49 से बाहर आएगा 7। तो m1/m2 कितना आ गया 5:7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। 84, यदि त्रिभुज में ए बी सी दिया हुआ है तो एंगल बी कितना हुआ, ये देख लेते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय पे हमको लग रहा है।
ए बी सी। देखिए ए कितना है 4 सेंटीमीटर, बी कितना है 5 सेंटीमीटर, सी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए मान लेते हैं इसको कितना है 4, बी कितना है 5, ई नहीं बी नहीं, ई होगा सी। कितना है ए कितना दिया हुआ है 4, बी कितना दिया हुआ है 5, सी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर में। अब ध्यान दीजिए यहाँ जब बी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। और दूसरा देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए है 4 यानी 4 का स्क्वायर, सी है 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये भी 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लगता है समकोण त्रिभुज में, यानी एक कोण उसका समकोण हो 90 डिग्री का हो। इसका इसका मतलब क्या है, बी क्या है, बी यहाँ पे कर्ण है, तो बी क्या है कर्ण है, कर्ण के जस्ट सामने वाले एंगल क्या होता है समकोण होता है 90 डिग्री होता है। तो यही पूछ रहा है बी कितना है 90 डिग्री, ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब कोई बाह्य बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु है, इससे एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, केवल और केवल दो, दो से अधिक नहीं खींचा जा सकता है, यानी पी से दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो किसी एक बाह्य बिंदु से एक एक वृत्त पर यानी सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और ये स्पर्श रेखाएं जो है पी ए इक्वल टू पी बी दोनों बराबर होते हैं, ये भी आपको ध्यान में देना है। स्पर्श रेखाएं वृत्त को हमेशा एक बिंदु पर छूता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। देखिए बिंदु पी से पी टी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, आइए बना देते हैं। क्या है ओ है, पी टी यानी पी से एगो टी, ओटी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ओटी यानी आर दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओपी दिया हुआ है ओपी यानी ई वाला कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी है, 90 डिग्री का एंगल होता है तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हुआ तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पीटी का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर, नहीं होता है। ओपी हमको दिया हुआ है 10 यानी 10 का स्क्वायर, पीटी निकालना है, ओटी दिया हुआ है 6 यानी 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू पीटी का स्क्वायर प्लस 36। तो 100 में से 36 घटेगा तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 64 इक्वल टू पीटी का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है आके इधर रूट हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा यहाँ से 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 सेंटीमीटर क्या आ गया आंसर ए, 8 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई आ गया। 47 यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ओह नाइस क्वेश्चन। ई वाला क्या हो गया त्रिज्या हो गया 2, ये यहाँ पे छू रहा है और ये यहाँ पे छू रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है इस पे स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, सॉरी सॉरी कहाँ स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है इसके छोर पे, और जहाँ कितना एंगल बना था दोनों त्रिज्या के बीच में कितना बना था 130 डिग्री, यानी मान लेते हैं बीटा, तो बीटा कितना है बीटा मेरा 130 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, अब देखिए तो क्या है त्रिज्या है, तो समझिएगा जहाँ ए और बी पे इसका दो स्पर्श रेखा खींचे, कहाँ पे मिल रहा है स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ई वाला कोण पूछ रहा है थीटा, तो ध्यान दीजिएगा थीटा प्लस बीटा क्या होता है समपूरक कोण होते हैं, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो थीटा हमको निकालना है, बीटा दिया हुआ है 130 डिग्री, अब 180 में से 130 जाके घट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो क्या है, स्पर्श एक पॉइंट ही है, बिंदु है। मैंने पी से दो स्पर्श रेखा खींचे तो जो दो त्रिज्या के बीच में जो एंगल बना और जो दो स्पर्श रेखा के बीच में एंगल बना वो संपूरक कोण होते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल देखिएगा, यानी चतुर्भुज देखिएगा, पी ए ओ बी, तो ये 90 होता है, ये हमेशा 90 होता है। दो 90 हो गया यानी 180 हो गया, और चारों कोणों का योग किसी भी चतुर्भुज का 360 होता है। तो दो 90 हो गया तो बाकी दो कितना हो जाएगा, 180 ही बचेगा। सिंपल कंसेप्ट है। निम्नलिखित में किसका मान 1/2 है, निकाल के देख लेते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3, नहीं होगा। साइन 30 1/2, यह भी नहीं होगा। कॉस 45 कितना होता है, 1/2, 1/√2 होता है, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। कॉसेक 45 √2 होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब 90 है, 45 सब मालूम ही आपको, निकाल लीजिए। साइन 90 कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर, tan 45 यानी 1, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 0। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है, 90। देखिए थीटा 45, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए। जस्ट पुट कर दीजिए और देख लीजिए। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर। अब cosec 45 यानी sin 45 1/√2 होता है, तो cosec 45 √2 होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। sin 30 cos 60 सब मालूम है, निकाल लीजिए। sin 30 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी, 92। sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इक्वल टू के, तो के का मान बताइए। आइए देखते हैं। sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी a + b a - b है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। आप जानते होंगे एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिख देंगे क्या, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1, यानी 1 इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या आ गया, 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, 93। एक वृत्त की त्रिज्या इतना है 6 सेंटीमीटर, केंद्र ओ है। एक त्रिज्यखंड ए ओ बी इस प्रकार है कि ए ओ बी 30 डिग्री हो, तो लघु चाप ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ओ है, जिनकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ओ है। ए ओ बी दिया है 30 डिग्री, ये ए है ये बी है। ए ओ बी कितना है, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है, ए बी चाप की लंबाई, तो ए बी चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 इंटू 2πr। किसी भी चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, तो थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री डिवाइड बाई 360 इंटू 2π, आर कितना है 6, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 से 0, 3 से काट देंगे, 1 3, 12 3 36, यानी 1/12 इंटू 6 दूना 12π, 12 से 12 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 94, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास इतना है। अर्धवृत्ताकार बोल ही रहा है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कोई
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का 2 से भाग दे दीजिए, यही होगा 1/2 पाई। आर कितना दिया हुआ है, यहाँ डी दिया हुआ है 24, तो आर कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, काट देंगे 2 से 6, मतलब 12 छक 72, क्या आ जाएगा 72 पाई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 95। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, ठीक है, तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो V1 पहला वाला गोला क्या है उसका 4/3 पाई आर क्यूब उसका आयतन। ओके, देखिए दूसरा क्या करते हैं, दूसरा गोला का जो है उसका जो त्रिज्या जो है क्या कर देता है, जो आर जो है, आर इक्वल टू क्या बोल रहा है, आधी कर दी जाती है, यानी जो नया जो त्रिज्या बनेगा r/2 होगा, तो क्या कर देंगे 4/3 पाई आर क्यू की जगह पे लिख देंगे r/2 क्यू। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, इधर ला देंगे इंटू 1/2 के पावर क्यू मतलब 1/8। तो क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू हो जाएगा ई हो जाएगा क्या, यहाँ ध्यान दीजिए V1 हो जाएगा इतना। तो V2 इक्वल टू V1 इंटू 1/8, क्या हो गया यहाँ से, इसका मतलब हो गया 8V2 इक्वल टू V1। क्या पूछ रहा है, तो मूल गोला और नए गोले का अनुपात यानी V1/V2 पूछ रहा है, तो ये हटा देते हैं, V1/V2 पूछ रहा है, ठीक है। तो 8 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, V2 को इस साइड लेना क्या हो जाएगा डिवाइड में, V1/V2 क्या आ गया 8 आ गया। तो क्या हो जाएगा 8:1, कौन सा सही है, ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 96 देखिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है 8 मीटर स्क्वायर। ओके, उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है। उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले तो एक शंकु बना लेते हैं, ये मान लेते हैं आर, ये तो एच है, और एल क्या बोल रहा है, एल बोल रहा है शंकु के आधार के त्रिज्या की 2 गुनी यानी 2r है। तो एच क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एच यदि आर के फॉर्म निकालने, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है। तो क्या होता है एल स्क्वायर होता है इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल कितना है 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3r² इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू आर। एच क्या आ जाएगा √3 इंटू आर। पूछ क्या रहा है, संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, शंकु का दिया हुआ है 18 मीटर स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, यानी वक्र का प्लस आधार का, आधार क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर ही पूछ रहा है। तो 18 पाई आर एल, पाई आर एल कितना है, एल है 2r प्लस पाई आर स्क्वायर 18। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 18। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 18। यहाँ से क्या लिख देंगे हम 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 18। तो हम आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 3×6 = 18, यानी 6/पाई क्या आ गया आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, पूरा हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिख देंगे, आर स्क्वायर तो यहाँ से मालूम है 6/पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या बच गया 6। कौन सा आंसर सही होगा मेरा 6, देखिए 6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। 97, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों क्रमशः
फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक फलक है जिसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका लंबाई चौड़ाई एक्स एक्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका भी लंबाई चौड़ाई वाई वाई है। तीसरा है क्या है, जेड स्क्वायर है, तो इसका भी लंबाई चौड़ाई क्या है, जेड जेड है। तो घन का जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, यानी एल बी एच। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। सीधा है, कुछ है ही नहीं इसमें। 98 का माध्यिका क्या होगा, तो पहले क्या बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1,2, फिर आएगा 4 5, 4,5, फिर क्या आएगा 7, सॉरी 4 5 के बाद 6, फिर 7, फिर आएगा 9। इसके अलावा कुछ बचा नहीं, सब लिया गया। हाँ, तो अब छाटिए इसमें से, एक इस साइड 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 से, जो बच गया क्या है, वही मेरा माध्यिका है या माध्यक है। क्या हो गया, 5। आंसर सी। 99 का बहुलक क्या होगा, तो इसको पहले बढ़ते, पहले सबका क्या है, सबसे ज्यादा बार जो आया होगा वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए 5 कितना बार आया है, पहला वाला 5 यहाँ एक और कहीं नहीं आया है। 4 देखिए, 4 कितना बार आया है, 2 3, 4 3 बार आया है। इसके बाद 9 है, 9 कितने बार आया है, एक बस। इसके बाद 8 है, 8 कितने बार आया है, एक बस। इसके बाद 7 है, 7 कितने बार आया है, एक एक, दो, 2 बार आया है। इसके बाद 2 आ रहा है, 2 कितने बार आया है, एक बार। इसके बाद 6 आ रहा है, 6 कितने बार आया है, 6 एक बार आया है। इसके बाद 3 आ रहा है, 3 कितने बार आया है, एक बार आ रहा है। सब लिया गया। देखिए जो सबसे अधिक बार कौन आया है, 4 आया है, कितना बार, 3 बार। तो इसलिए मेरा बहुलक क्या होगा, तो मेरा बहुलक हो जाएगा 4। बहुलक क्या हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देखिए 100, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है, यानी रैंडम निकाला जाता है, तो उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए 52 कार्ड होते हैं, इसमें से 26 क्या होते हैं, रेड होते हैं, यानी लाल होता है, और 26 क्या होता है, ब्लैक होता है। इसमें दो क्या होता है, दो बेगम लाल होता है, ठीक है, और दो बेगम क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें, जैसे पूछ कह रहा है बेगम होने की प्रायिकता, तो टोटल बेगम की संख्या 2 + 2 4, और टोटल काट की संख्या कितना, 52। तो 4/52 क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 कट जाएगा, 1/30। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो गया। इसके साथ हम लोग क्या किए, इसके साथ हम लोग 2021 का PYQ यानी मैथ का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है, 1 से लेकर के 100 तक सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तक हम लोग कवर कर लिए क्या, 2022, 2023, 24, 25, यानी 5 साल का कवर कर लिए। टोटल 500 MCQ जो पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। यदि 500 ही बना लेते हैं आप, आगे भी बनाने वाले हैं, आगे बताएंगे 20 और 19 का बताएंगे, तो 500 क्वेश्चन या बना लेते हैं, तो आप 50 मार्क्स यानी जो 50 नंबर जो लाना है आपको, 50 MCQ तो आराम से, यानी 50% टोटल मार्क्स, यानी 50 मार्क्स तो आप यहीं से उठा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से एकदम। 2021 का जो पेपर है इजी साइड में है, एकदम इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत जल्दी, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, ज्यादा थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।